प्रीलिम्स 2025 के अंदर इंपॉर्टेंट सेक्शन था वो था पॉलिटी का, क्योंकि हर बार 10 से लेकर 20-22 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। और इस बार पॉलिटी एंड गवर्नेंस से लगभग 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो आप एक ही बुक से कर सकते हो। वो बुक यूपीएससी ने रिकमेंड नहीं किया, बट ऐसा है कि वहां से क्वेश्चन बन रहे हैं बार बार, तो आपको मल्टीपल सोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप एनसीईआरटी और एक बुक, मैं बात कर रहा हूँ एम लक्ष्मीकांत की, जहाँ से लगभग क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको मल्टीपल सोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इस क्लास में हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में पूछे गए क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे कि कैसे स्टेटमेंट चेंज किए इस बार, कैसे हार्ड था पिछले साल की तरह क्वेश्चन, कैसे फ्रेम कर रहा है यूपीएससी क्वेश्चन को, और रिपीटेड क्वेश्चन है उसको भी हम देखेंगे। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लगभग 15 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप लगभग 12 क्वेश्चन कर सकते हो, जहाँ से एम लक्ष्मीकांत बुक से। और इस बार पेपर थोड़ा सा हार्ड था, क्योंकि करंट अफेयर के साथ तो आपको लिंकेज रखना ही है, बट आपको पीवाईक्यू को भी समझना जरूरी है कि पीवाईक्यू में पहले क्या पूछ रहा है। हिंट छोड़ता है यूपीएससी एग्जामिनर आपसे नेक्स्ट ईयर के लिए। तो हम पूरा एनालाइज करेंगे इस क्लास में हम यूपीएससी प्रीलिम्स पॉलिटिक्वेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें रिपीटेड क्वेश्चन, थीम, स्टेटमेंट बात करेंगे, और सोर्स हमारा एक ही है। सोर्स मैंने बता दिया एम लक्ष्मीकांत। मैं और कोई सोर्स आपको ना ही रिकमेंड कर रहा हूँ, ना ही कुछ और ना ही आपको पढ़ना है। यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस के लिए आप जो भी पढ़ रहे हो जैसे एम लक्ष्मीकांत, वो ही पढ़ना है। मल्टीपल सोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बन रहे हैं। और 2026 के लिए थोड़ा सा हम ये भी देखेंगे कि क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कि आपके जो पॉलिटी के क्वेश्चन है, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, वो आपके बन जाए आसानी से, पॉलिटी के क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाए और आपका एक अच्छा स्कोर हो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर। और इस बार का थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि पिछले साल के लेवल से थोड़ा सा मॉडरेट टू चैलेंजिंग कह सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट ही ऐसी दे रखी है। और इस बार थोड़ा सा ये हुआ कि 2024 के अंदर ये था कि जो ऑप्शन थे वो एलिमिनेट नहीं हो रहे थे, बट 2025 के अंदर हम एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन को। वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि केवल 1 और केवल 2 वाले आधारित 2024 के अंदर काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार थोड़ा सा चेंज है। और साथ ही इस बार 2025 में क्या नेचर था क्वेश्चन का, कॉन्सेप्चुअल बेस जैसा रहता है, एप्लीकेशन बेस्ड थे। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपकी कॉन्सेप्चुअल पे क्लियरिटी होनी चाहिए। आपको ये नहीं कि वन लाइनर आप क्वेश्चन पढ़ के आप यूपीएससी प्रीलिम्स में पॉलिटी के क्वेश्चन को कर सकते हो। तो आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और करंट अफेयर से लिंक करके, और साथ में आपको पीवाईक्यू को भी बनाए रखना है, अच्छे से करना है। और मेजर टॉपिक जो मैंने आपको यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए बताए थे, जैसे जैसे कि संसद से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के अंदर, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन थे। और इस बार 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे संसद से। दूसरा राष्ट्रपति हो गया, अनुसूचियां होगी, 5वीं 6ठी अनुसूची से क्वेश्चन पूछता है, 10वीं अनुसूची से इस बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये कुछ मेजर टॉपिक है, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल की शक्तियों के बारे में, तो वो मेजर टॉपिक है, वो आपको छोड़ने नहीं है। और जैसा मैंने आपको बताया कि स्टैटिक और करंट अफेयर का ओरिएंटेशन रहता है पूरा, तो आपको करंट अफेयर को साथ में लिंकेज करके पढ़ना होता है, और प्लस में पीवाईक्यू को। आप ऐसे ही अकेले एम लक्ष्मीकांत बुक को पढ़कर पीवाईक्यू नहीं कर सकते हो, बट करंट अफेयर पढ़कर और प्लस में पीवाईक्यू को समझकर कर सकते हो। स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए? स्ट्रेटेजी मैंने जैसे बता दिया कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, इसीलिए आपको एक सोर्स पढ़ना है, वो है एम लक्ष्मीकांत बुक। क्वेश्चन बन रहे हैं इसीलिए मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज मैं आपको ये बुक ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ इसी सोर्स पे ये यूपीएससी रिकमेंड कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बस क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपको एक सोर्स ही पढ़ना चाहिए, अदरवाइज। और साथ में आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी है उनको भी देख लेना चाहिए, और करंट अफेयर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। आपको जो स्टैटिक पार्ट है के साथ लिंक करके देखना है अच्छे से, और साथ में आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है कम से कम 10 से 12 साल की, तो आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन, आपको भी साथ साथ में क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, और ये सेशन हिंदी मीडियम में होगा, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है पहला क्वेश्चन, जिसमें ये देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका। सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे भारत के संविधान के कुछ उपबंध दे रखे हैं और किसके अधीन आते हैं, ऐसे पेयर में पूछ रहा है, जहां पर आप इन क्वेश्चन को एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि स्टेटमेंट ऐसी दे रखी है कि 1 2 3 ऐसे। और इस क्वेश्चन का सोर्स है वो है एम लक्ष्मीकांत बुक। अभी क्वेश्चन का सोर्स है वो है एम लक्ष्मीकांत बुक, जो हम बेसिक पढ़ते हैं। और वैसे बेसिक क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा हार्ड है कि आप इसे एलिमिनेट नहीं कर सकते। क्वेश्चन क्या है, पहली स्टेटमेंट देखते हैं कि राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका की कार्यपालिका से पृथक्करण के बारे में कह रहा है। तो वो क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिए गए, हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपको पता है कि डीपीएसपी है, वो भाग 4 के अंदर अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए। सेकंड स्टेटमेंट, हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत महत्व समझना, उसका परीक्षण करना।
क्या वो मूल कर्तव्य के अंदर दिया गया है हमारे? तो हाँ, वो भी दिया गया है। आपने भाग 4A फंडामेंटल ड्यूटी को पढ़ा हो, जिसमें आर्टिकल 51A दिया गया है, जिसमें अफ आर्टिकल दिया गया है। आर्टिकल 51 एक पूरा ही आर्टिकल है, बस उसके अंदर भाग दे रखे, सेपरेट भाग। तो उसके अंदर मूल कर्तव्य में दे रखा है कि हमारी समसिक संस्कृति की समृद्ध विरासत के महत्व को समझना, उसका परीक्षण करना, ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर है। तीसरा है कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन को निषेध। हाँ, ये मूल अधिकार के अंदर दिया गया है। मूल अधिकार 12 से लेकर 35 तक भाग थर्ड में दिया गया है, जिसमें दिया गया है। तो ये तीनों स्टेटमेंट से इसका आंसर सी होगा। बट आपको अभी ये समझा रहा है कि आप क्वेश्चन PYQ कर रहे हो, तो आपको प्रैक्टिस कहाँ से कैसे करना है और उसका सोर्स भी देखना है कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं। वैसे ही टेस्ट सीरीज लगाते हो वैसे ही। तो अब यहाँ से देखो, ये DPSP प्लस फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन बन रहा है। तो आपकी यहाँ पे अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, आर्टिकल पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। और यहाँ पे ऑप्शन भी एलिमिनेट नहीं है, तो आपको ये देखना पड़ेगा। तो हार्ड है थोड़ा सा क्वेश्चन, बट आपकी अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है इन तीनों टॉपिक पे, तो आप इसका आंसर कर सकते हो। ये था पहला आंसर, ये था पहला क्वेश्चन जिसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, यदि कोई प्रश्न उठाता है कि लोकसभा का कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के अधीन निर्दलता से ग्रस्त हो गया या नहीं, तब संघ की मंत्रिपरिषद की राय के अनुसार राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। सेकंड स्टेटमेंट है, भारत के संविधान में शब्द राजनीतिक दल का कोई उल्लेख नहीं है। तो ये क्वेश्चन है, ये 10वीं अनुसूची से दिया गया है, और 10वीं अनुसूची मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें दल बदल के बारे में दिया गया है। दल बदल 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इस पे पहले भी क्वेश्चन बन चुके हैं। और वैसे भी जितनी भी हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां दी गई है, 12 अनुसूचियों से क्वेश्चन बनते हैं हर साल। मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था, 2024 के PYQ किए थे, वहां पर कि PYQ प्रैक्टिस करने से आपको पता चलेगा कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर लोकसभा का कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के अधीन निर्दलता से ग्रस्त पाया गया जाता है या नहीं, तो संघ की मंत्रिपरिषद की राय के अनुसार राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। तो यहाँ पे 10वीं अनुसूची के अंदर M लक्ष्मीकांत सोर्स है इसका, से मैं बता देता हूँ कि इसका सोर्स M लक्ष्मीकांत है। आपको ये क्वेश्चन M लक्ष्मीकांत बुक के अंदर मिल जाए, जहाँ पे दल बदल जो चैप्टर है उसमें दिया गया अच्छे से। तो यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं होगा, बल्कि जो भी निर्णय लेगा वो लेगा सभा का सभापति या लोकसभा अध्यक्ष, जिनके पास ये निर्णय आएगा वो लेगा। और ये निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन अंडर में होगी, यानी इनका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि क्या जो लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष या सभापति निर्णय लेंगे 10वीं अनुसूची के अंदर, कि कोई अगर मंत्री इधर एक दल को छोड़कर दूसरे दल में एंटर कर रहा है, तो क्या उसके निर्णय जुडिशियल रिव्यू हो सकते हैं? क्या उनका लिया निर्णय जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? तो हाँ, यहाँ पे पहली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। यहाँ पे राष्ट्रपति की जगह लोकसभा अध्यक्ष या सभापति आएगा। सेकंड, भारत के संविधान में शब्द राजनीतिक दल का कोई उल्लेख नहीं है। तो ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि भारत के संविधान में आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है NCERT, तो वहां पे राजनीतिक दल के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया ऐसा। लेकिन दल बदल जो संशोधन किया गया, जिसमें जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन द्वारा, उसमें दिया गया कि राजनीतिक दल के बारे में उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर बी होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। पहली स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सभापति या लोकसभा निर्णय लेंगे, बल्कि राष्ट्रपति निर्णय नहीं लेगा। तो यहाँ पे ये बिल्कुल ही गलत दे रखी है। और आप देख रहे हो कि कितनी बड़ी स्टेटमेंट आपको दे रहा है, आपको टाइम लगेगा इनको पढ़ने में, तो आपको PYQ प्रैक्टिस करनी चाहिए। और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही। तीसरा क्वेश्चन ये देखिए, भारत के संविधान के संदर्भ में 5वीं अनुसूची के अधीन किसी राज्य में कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है तो क्या होता है? ये स्टेटमेंट नीचे दी गई है। तो अभी मैंने बताया कि अनुसूचियां कितनी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और वही यहाँ पे 5वीं अनुसूची के बारे में पूछ लिया गया। 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची से क्वेश्चन बनते हैं हर साल, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये दोनों अनुसूचियां। तो आपको अच्छे से पढ़नी चाहिए, पहले ही मैंने आपको बताया था PYQ के अंदर। अब पहली स्टेटमेंट देखो, यहाँ पे अच्छे से स्टेटमेंट को पढ़ो कि बीच में रोककर जहां से स्टेटमेंट को अलग कराओ। ऐसे क्षेत्रों में राज्य सरकार अपनी कार्यपालिका शक्ति खो देती है और एक स्थानीय निकाय पूर्ण प्रशासन ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अगर 5वीं अनुसूची के अधीन किसी राज्य में कोई क्षेत्र अनुसूचित घोषित कर दिया जाता है, तो कार्यपालिका अपनी शक्तियां नहीं होती है, बल्कि वो थोड़ी बहुत केंद्र सरकार के अंडर में आ जाती है, बट अपनी शक्तियां पूर्ण रूप से नहीं होती है। यहाँ पे ये देखिए स्टेटमेंट, एक स्थानीय निकाय पूर्ण प्रशासन ग्रहण
ग्रहण कर लेता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो आपको साथ में ऐसे ऑप्शन में एलिमिनेट करते जाना है। तो पहली यहाँ पे गलत है। और सेकंड, संघ की सरकार कतिपय परिस्थितियों में राज्यपाल की सिफारिश पर ऐसे क्षेत्रों के पूर्ण प्रशासन को अपने हाथ में ले सकती है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि नहीं ले सकती। पूर्ण रूप से केंद्र सरकार है, वो संघ सरकार है, वो अपने हाथों में नहीं ले सकती है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी होगा। अब आपको समझ में आ रहा है कि हाँ, PYQ करने से आपको एक तो जो बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल चेंज कर रहे हैं एग्जामिनर, उसमें आपको बेनिफिट होगा। और दूसरा, जो आपके टॉपिक थीम्स रिपीट हो रही है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि आपकी थीम्स रिपीट हो रही है वो आपको पता चलेगी। अभी 5वीं अनुसूची से पहले कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए, आप 2010 से लेकर 2024 तक के PYQ प्रैक्टिस करना। आप देखना कि 5वीं और 10वीं अनुसूची से कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए, 6ठी अनुसूची से कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो आपको पता चलेगा। और ये क्वेश्चन वहां से भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, पढ़ने में ही कितना टाइम लगेगा। अगर आपने ऐसे PYQ प्रैक्टिस नहीं किया तो फिर क्वेश्चन में टाइम लगेगा, और 2 घंटे का टाइम होता है पेपर के अंदर, तो फिर टाइम इतना नहीं होगा कि आप पूरा पेपर सोल्व कर पाओगे। इसीलिए हम करते हैं कि टेस्ट सीरीज को अच्छे से करें और PYQ को अच्छे से करें। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट देखिए, लोकसभा का विघटन होने पर, विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के पहले अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। हाँ, ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि लोकसभा का विघटन हो जाता है तो उसके, क्योंकि लोकसभा का विघटन हो जाता है तो वहां पे जो अध्यक्ष है, लोकसभा अध्यक्ष, वो अपना पद खाली नहीं करेगा जब तक नया अध्यक्ष पद ग्रहण नहीं कर लेता। और लोकसभा अध्यक्ष के बारे में 2024 के अंदर यही क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा अध्यक्ष को जब रिमूव किया जाता है तो उसके बारे में 2024 का आप PYQ देखना, पॉलिटी से पूछे गए, वहां पे आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। और कुछ अलग नहीं है, थोड़ा सा अलग है कि आपने एक बार लोकसभा अध्यक्ष को पढ़ लिया तो दोनों क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो सिर्फ 1 मिनट के अंदर। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। आपको साथ में एलिमिनेट भी करते जाना है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट सही है, तो इसको आप रिमूव कर दोगे। सेकंड, भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार लोकसभा का कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर अपने राजनीतिक दल से तुरंत त्याग पत्र दे देगा। तो ऐसा नहीं है, अगर कोई भी सदस्य लोकसभा के अंदर से लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है तो ऐसा संविधान में नहीं दिया गया है कि वो अपना त्याग पत्र दे देगा लोकसभा अध्यक्ष बनते ही। लेकिन एक नियम सा बना हुआ है कि हाँ, वो त्याग पत्र दे देता है ताकि कोई भेदभाव ना हो किसी पार्टी के साथ। तो ऐसा संविधान में नहीं दिया गया है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार लोकसभा का कोई सदस्य अध्यक्ष रूप में निर्वाचित होने पर अपने राजनीतिक दल से तुरंत त्याग पत्र दे देगा। तीसरी स्टेटमेंट, लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, किंतु कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक उस संकल्प को प्रस्तावित करने की आशय से कम 14 दिन की सूचना न दी गई हो। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यहाँ पे इसका आंसर सी होगा। और सेकंड स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि कोई भी सदस्य अगर लोकसभा अध्यक्ष या सभापति चुना जाता है तो वो अपना त्यागपत्र है अपनी पार्टी से नहीं देता है वो, लेकिन ऐसा संविधान में नहीं दिया गया है। लेकिन एक नियम सा बना हुआ है कि हाँ, वो त्याग पत्र दे देता है ताकि कोई भी भेदभाव ना हो किसी पार्टी के साथ सभापति चुने जाने पर या लोकसभा अध्यक्ष होने पर। तो यहाँ पे इसका आंसर सी होगा। स्टेटमेंट बड़ी दे रखी है लेकिन छोटा सा क्वेश्चन है। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि कैसे लोकसभा अध्यक्ष को रिमूव किया जाता है, सिर्फ ये दे रखा है। और 2024 में ये सेम क्वेश्चन आपसे पूछ रखा था, तो ये समझो कि ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है UPSC 2025 के अंदर। आपने PYQ प्रैक्टिस किया तो इसका आंसर सी डायरेक्ट टिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकपाल के बारे में पूछा गया। और लोकपाल 2013 में एक्ट लाया गया था, लोकायुक्त और लोकपाल। और 2025 के अंदर 16 जनवरी 2025 के अंदर पहला लोकपाल दिवस बनाया गया था। तो ये न्यूज में भी था, इसीलिए आपको न्यूज में जो टॉपिक है उसको लिंक्ड करके पढ़ना होता है। तो स्टेटमेंट देखिए, काफी बड़ी स्टेटमेंट दे रखी है 4, तो आपको इसमें टाइम लगेगा क्वेश्चन में। बट स्टेटमेंट देखिए कि लोकपाल की शक्ति भारत के लोक सेवकों पर प्रयुक्त होती है, किंतु भारत से बाहर पदस्थापित भारतीय लोक सेवकों पर प्रयुक्त नहीं होती। यहाँ पे पहली स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 2013 के एक्ट के अंदर दिया गया है कि A ग्रुप, B ग्रुप और CD ग्रुप के, चाहे वो भारत के अंदर हो या भारत के बाहर, सभी पर लोकपाल की शक्तियां लागू होती है। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, तो इसको हटा देंगे। सेकंड, संसद का कोई सदस्य किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का कोई सदस्य इसका अध्यक्ष या सदस्य नहीं होगा, और केवल भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, चाहे वो पदाधारी हो 7 इसका अध्यक्ष हो। अब ये आगे की स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पे एंड लगा के केवल दे रहा है
इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। अब की बार एलिमिनेशन मेथड फिर से स्टार्ट हो गया है 2025 के अंदर। यहाँ पे स्टेटमेंट इतनी बड़ी दे रखी है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। तो सेकंड यहाँ पे स्टेटमेंट ये भी गलत है। तीसरा, इसका अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद धारण करने की तारीख से 45 वर्ष से कम वय का व्यक्ति नहीं होगा। ये स्टेटमेंट सही है। तो तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, इसका आंसर ए होगा। अब आपको अगली स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट ये है कि लोकपाल भारत के पदासीन प्रधानमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों की जांच नहीं कर सकता। ये गलत है, क्योंकि लोकपाल और लोकायुक्त बिल लाया गया था, उसमें मैंने जैसे बताया कि ए ग्रुप से लेकर डी ग्रुप तक के और प्राइम मिनिस्टर तक को उसमें शामिल किया गया है कि जांच की जा सकती है। बट प्राइम मिनिस्टर की जांच के लिए कुछ क्राइटेरिया रखे गए, कुछ क्राइटेरिया है, तो उसके आधार पर ही जांच हो सकती है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है, इसका आंसर ए होगा। अब क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, लेंथ बड़ी थी, आपने PYQ पहले से प्रैक्टिस नहीं किया, तो इसमें आपको पढ़ने में क्वेश्चन में टाइम लगेगा और इसका आंसर निकालने में कम से कम 5 मिनट का टाइम लगेगा। अगर ऐसे क्वेश्चन में आपको 5 मिनट का टाइम लग रहा है तो प्रीलिम्स में 2 घंटे है, तो आपका पूरा पेपर ही कंप्लीट नहीं होगा। और अगर आपने प्रैक्टिस की है, आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, जैसे हम मैथ रीजनिंग में एक्यूरेसी लेकर आते हैं, वैसे ही GK GS के पेपर में भी अच्छी एक्यूरेसी होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान प्रदान करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली स्टेटमेंट है, भारत राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का प्रयोग सीमित न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन लाया जा सकता है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार की सलाह के बगैर कर सकता है। अब राष्ट्रपति एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। जैसे मैंने बताया कि राष्ट्रपति की शक्तियां और राज्यपाल की शक्तियों के बारे में UPSC बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ पे समाधान शक्तियों के बारे में पूछ रखा है। तो राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का प्रयोग न्यायिक समीक्षा पुनर्विलोकन के अधीन लाया जा सकता है। हाँ, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट थी जिसमें अपूर्वा ऐसे करके कुछ सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का प्रयोग सीमित न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन लाया जा सकता है, यानी उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। और सेकंड, राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार की सलाह के बगैर कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि आपने आर्टिकल 74 को पढ़ा होगा, तो वहां पे दे रखा है कि प्रधानमंत्री वाली एक मंत्री परिषद होगी और वो राष्ट्रपति को सलाह देगी जो भी कार्य करना होगा। तो राष्ट्रपति यहाँ पे समाधान प्रदान करने वाली शक्ति है, वो मंत्री परिषद की सलाह के बगैर नहीं कर सकता। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है और फर्स्ट इसका आंसर ए होगा, यहाँ पे सही पूछा है। तो आपको ऐसे साथ में एलिमिनेट भी करते जाना। राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति के बारे में यहाँ पे पूछा है और पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि कुछ बातों में किसी राज्य का राज्यपाल अपने विवेकानुसार कार्य करता है। हाँ, राज्यपाल की शक्तियों के बारे में मैंने अभी बताया आपको, और इस बार राज्यपाल काफी न्यूज में था। कारण ये था कि जो आर्टिकल 200 है वो काफी न्यूज में था। महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी इन पर 14 सवाल पूछे थे, जो विधेयक होते हैं उनको रोकने को लेकर आर्टिकल 200 तो काफी न्यूज में था। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट सही है। कुछ राज्यपाल के पास यानी गवर्नर के पास कुछ विवेकाधीन शक्तियां होती है जिसपे वो कार्य कर सकता है। जैसे आर्टिकल 371A है, जैसे नागालैंड वाले, अरुणाचल प्रदेश वाले, वहां पे कुछ निर्णय है वो अपने विवेकाधीन से ले सकता है राज्यपाल। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो सेकंड, भारत का राष्ट्रपति अपने आप किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को भले ही वह संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा न भेजा गया हो, पर अपने विचार के लिए आरक्षित कर सकता है, नहीं। आर्टिकल 200 मैंने बताया कि ये काफी न्यूज में था, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बना है और इसका आंसर ए होगा। ये गलत है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति अपने आप किसी राज्य के विधानमंडल पारित विधेयक को नहीं रोक सकता है, उसके लिए राज्यपाल ही रोक सकता है, आर्टिकल 200 में दिया गया है। तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ये दो स्टेटमेंट आपको एम लक्ष्मीकांत बुक में या अदर पॉलिटी की बुक में मिल जाएगी, बट ये स्टेटमेंट थोड़ी सी इन्वायरमेंट से रिलेट करके दे रखी कि अरुणाचल प्रदेश एक किले की राजधानी का नाम पड़ा और राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है। नागालैंड यह राज्य का संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर अस्तित्व में आया। तीसरी स्टेटमेंट, प्रारंभ में यह भाग गया पार्ट सी राज्य था। यह 1956 में राज्यों का पुनर्गठन होने पर केंद्र शासित राज्य बना और बाद में एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर लिया। यहाँ पे स्टेटमेंट तीनों ही करेक्ट है, इसका आंसर सी होगा। और यहाँ पे अगर आपको एक भी स्टेटमेंट के बारे में सही से नहीं पता है तो आप इसका आंसर नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे केवल 1 केवल 2 वाले ऑप्शन दे रखे, तो आप यहाँ पे एलिमिनेशन नहीं लगा सकते हो। तो इसका आंसर सी होगा। ये समझ सकते हो कि ये आपके एम लक्ष्मीकांत बुक में नहीं मिलेगा और थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये मिल सकती है स्टेटमेंट, ये जो आर्टिकल 371 वगैरह दिए गए वहां पे आपको नागालैंड और त्रिपुरा के बारे में मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए।
यहाँ पे अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में पूछ रहा है। डायरेक्ट नहीं दे रखा है कि उपयुक्त में से कितनी भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार स्थापित है, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार स्थापित की गई है कौन कौन सी बॉडी यहाँ पे। तो पहली है अंतरराज्य परिषद। अंतरराज्य परिषद आर्टिकल 263 के अंदर दी गई है और काफी न्यूज में रहती है। राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 263 के तहत अंतरराज्यीय परिषद का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट ही एक सही है, तो इसका आंसर ए होगा। बाकी दो स्टेटमेंट है, ये दोनों नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी वैधानिक, ये दोनों नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिन्हें एक्ट द्वारा लाया गया है। तो ये पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, तो इसका आंसर ए होगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो वित्त आयोग को लेकर हो या चुनाव आयोग हो या कुछ भी, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे इस बार थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन पूछ लिया और ऑप्शन आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, केवल 1, केवल 2, केवल 3 ऐसे दे रखा है। तो आपको यहाँ पे तीनों की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आर्टिकल 368 से पूछ रखा है, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 368(2) के क्लॉज के अंदर दिया गया है कि यहाँ पे पढ़िए, सबसे पहले उपयुक्त में से किसके संबंध में संविधान संशोधन के लिए भारत के राष्ट्रपति को अनुमति के लिए विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पहले कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन चाहिए। यानी कुछ ऐसे विधेयक होते हैं या कुछ ऐसे बिल होते हैं जिन्हें पेश करने से पहले, राष्ट्रपति के पास भेजने से पहले आधे राज्यों विधानमंडलों का समर्थन होना चाहिए। यहाँ पे ये 3 स्टेटमेंट दे रखी है, क्या इन्हें आधे राज्यों का समर्थन जरूरी है? तो पहली स्टेटमेंट है 7वीं अनुसूची में सूची संघ, हाँ ये आधे राज्यों, अगर इसमें कुछ बदलाव करना पड़ेगा तो आधे राज्यों। सेकंड, किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ये भी सही है। तीसरा, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, तो ये नहीं है, तो यहाँ पे इसका आंसर ए होगा। तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है और यहाँ पे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 1, 2 सेकंड ऐसे दे रखा है। तो अगर थोड़ा सा भी आपको 1-2 नहीं पता है तो ऑप्शन एलिमिनेट करके इसका आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली स्टेटमेंट है, अध्यादेश किसी केंद्रीय अधिनियम को संशोधित कर सकता है। अब ये ऑर्डिनेंस बिल के बारे में बात कर रहा है, अध्यादेश के बारे में। अध्यादेश किसी मूल अधिकार को न्यून कर सकता है। अध्यादेश किसी पिछली तारीख से प्रभावी हो सकता है। अब स्टेटमेंट देख रहे हो, अगर आपको थोड़ा बहुत भी ऑर्डिनेंस बिल के बारे में जानकारी है तो आप इस क्वेश्चन को एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। अध्यादेश किसी मूल अधिकार को न्यून कर सकता है, यानी कम कर सकता है, उसको हटा सकता है, ऐसा बोल रहे हैं कि अध्यादेश ऑर्डिनेंस जो राष्ट्रपति द्वारा बिल लाया जाता है, यानी जब संसद के दोनों सदन या एक सदन नहीं चल रहे हो तो ऑर्डिनेंस बिल लाया जा सकता है और वो वैसे ही कार्य करेगा जैसे संसद के दोनों सदनों द्वारा बिल लाई जाती है, वैसे ही विधेयक कार्य करेगा। तो वो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत निकाल देंगे तो इसका आंसर सी आ जाएगा। और आर्टिकल 13 है जिसमें फंडामेंटल राइट के अंदर दिया गया है, तो ये भी दिया गया है कि कोई भी बिल न्यून नहीं कर सकता है फंडामेंटल राइट को, तो ये स्टेटमेंट गलत है और पहली स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट, किसी अध्यादेश को पिछली तारीख से प्रभावित किया जा सकता है। हाँ, ऐसे कई बिल लाए गए थे हमारे संविधान में, तो वो पिछली तारीख से प्रभावी हुए हैं और लागू है, तो ऐसा है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब वैसा ही जैसा मैंने आपको बताया कि आप एलिमिनेट कर सकते हो, इस बार काफी सारे क्वेश्चन थे ऐसे जिन्हें आप एलिमिनेट कर सकते थे। एलिमिनेट ऐसे नहीं कि आप तुक्के मारने होते हैं, बट ये कि आपको अगर जैसे एक स्टेटमेंट नहीं पता है, 2 स्टेटमेंट पता है, तो आपका 50-50 वाला चांस हो जाता है कि हाँ अब आपको इसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन का, या आपको 1-2 स्टेटमेंट नहीं पता है, एक पता है, तो भी आप इसको अटेम्प्ट करोगे लास्ट में जाकर, ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो पहली स्टेटमेंट है, किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और दायित्वों के प्रयोग के और निष्पादन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। सेकंड, राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान कोई भी दंडिक कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती और किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य सदन के अंदर कही गई बात पर न्यायालय में कार्रवाई के लिए दायी नहीं होंगे। तो ये जो राज्यपाल की और जो विधानमंडल के सदस्य हैं उनकी शक्तियों के बारे में पूछ रहा है, और राज्यपाल के बारे में एक क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है, इस अभी आपने डिस्कशन किया था, और यहाँ पे राज्य विधानमंडल के बारे में पूछ रहा है। तो अब ये तीनों स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है, राज्यपाल के बारे में पूछ रहा है, और ये स्टेटमेंट थोड़ी विधानमंडल के बारे में, तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी आप इसका आंसर कर सकते हो। यहाँ पे पहली स्टेटमेंट सही है कि राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और दायित्वों को प्रयोग के निष्पादन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट सही है।
तो यहाँ पे इसको हटा देंगे। सेकंड, राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान कोई दंडित कार्यवाही नहीं जारी की जा सकती, तो ये भी सही है, तो यहाँ पे इसको हटा देंगे। और किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य सदन के अंदर कही गई किसी बात के लिए किसी भी न्यायालयिक कार्रवाई के लिए दायी नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे इसका आंसर डी होगा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी था, बट आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है और आपने एम लक्ष्मीकांत को 2-3 बार अच्छे से रिवाइज किया, तो इस क्वेश्चन का आप अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज है 2023 से, आपको ये भी देखना है। 2023 में 2024 में जो क्वेश्चन पूछे जाते थे डायरेक्ट पूछा जाता था, जैसे राज्यपाल की शक्तियों के बारे में आर्टिकल पूछ लिया, सीधे 1-2 स्टेटमेंट देके, बट अब घुमा रहा है आपको एग्जामिनर, बीच में आपको एंड लगा के या कुछ ऐसा लगा के आपको स्टेटमेंट को गलत कर रहा है, तो वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज से। पंचायती राज 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के अंदर, और पंचायती राज स्पेशली हमारे सिलेबस के अंदर भी मेंशन किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन बनते हैं हर साल, और इस साल भी पूछा है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड इसलिए दे रखा है कि डायरेक्ट नहीं है, मध्यवर्ती स्तर पर क्वेश्चन पूछ रखा है आपसे। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले त्रिस्तरीय होती है, पहली ग्राम पंचायत, दूसरी मध्य, और तीसरी होती है जिला स्तरीय। और अब ये कह रहा है कि मध्य स्तर पर पंचायतें सभी राज्यों में विद्यमान है, तो ऐसा नहीं, 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो है वहां पे पंचायतों का गठन नहीं हो सकता, तो पहली स्टेटमेंट गलत है। और यहाँ पे पूछ क्या रहा है, उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है, तो ये सही है। यहाँ पे इसको एक बार ऐसे करेंगे और इसको एलिमिनेट कर देंगे। सेकंड, मध्यवर्ती स्तर पर किसी पंचायत में किसी सदस्य होने तो पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति को 30 वर्ष की आयु प्राप्त होनी चाहिए, तो 21 वर्ष की दी गई है कि 21 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, तो यहाँ पे ये भी सही मानकर चलेंगे इसको हम, कि ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो आपको इसको भी एलिमिनेट कर देना है। तीसरी, किसी राज्य का मुख्यमंत्री मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों की वित्तीय दशा के पुनरीक्षण और शुल्कों के निवल मध्यवर्ती स्तर पर पंचायती बीज वितरित करने के लिए, यानी वित्त आयोग के गठन के बारे में कह रहा है कि मुख्यमंत्री करेगा। यहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं बल्कि राज्यपाल करता है। राज्यों में जो वित्त आयोग का गठन वो राज्यपाल द्वारा किया जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट इसको ऐसे करते हैं कि सही है, यानी तीनों स्टेटमेंट ही गलत है वैसे ही, लेकिन इसका आंसर सी होगा, क्योंकि यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो तीनों ही कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, निम्नलिखित में से किनसे मिलकर गांधी शांति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता चयन करने की दूरी बनती है, तो अब ये क्वेश्चन आपको एम लक्ष्मीकांत बुक के अंदर नहीं मिलेगा, ये आप हिस्ट्री से भी रिलेट कर सकते हो, बट यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको पॉलिटी के अंदर, गवर्नेंस के अंदर ही करेंगे। अब गांधी शांति पुरस्कार के बारे में पूछा है, तो जो जूरी बनाई जाती है कि कैसे, तो राष्ट्रपति द्वारा गांधी शांति पुरस्कार वितरित किए जाते हैं राष्ट्रपति भवन के अंदर, वो तो यहाँ पे राष्ट्रपति जो वाला ऑप्शन है ये गलत है। जो प्रधानमंत्री एक जूरी बनती है जिसमें भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता और अन्य सदस्य होते हैं, तो यहाँ पे सेकंड, थर्ड और चौथी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर सी होगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, इसे हम इकोनॉमी कर सकते हैं या करंट अफेयर में जहाँ पे भी, बट मैंने इसे पॉलिटी ऑनर्स में ऐड किया है। क्वेश्चन हार्ड है, बट जो भी टॉपिक यहाँ पे पूछ रहा है वो न्यूज में रहते हैं, जैसे ईडी के बारे में, प्रवर्तन निदेशालय के बारे में पूछ रहा है, तो क्वेश्चन ये न्यूज में था। संगठन है, इस संगठन के कुछ कार्य दे रखे हैं, यह संगठन किसके अधीन आता है ये पूछ रहा है, यानी 3 कॉलम वाले क्वेश्चनों की संख्या भी अब बढ़ रही है यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर, तो उसको प्रैक्टिस करना जरूरी है। और यहाँ पे अगर आपको एक भी ऑप्शन के बारे में नहीं पता है, तो आपकी स्टेटमेंट के बारे में नहीं पता है, तो आपके ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होंगे। पहला दे रखा है प्रवर्तन निदेशालय, वो भगोड़ा आर्थिक अपराधी एक्ट 2018 के प्रवर्तन अंडर कार्य करता है, और इसका जो संगठन किसके अंदर कार्य करता है, ये है आंतरिक सुरक्षा विभाग, फर्स्ट गृह मंत्रालय के अंदर। तो जो ईडी है वो गृह मंत्रालय के अंदर नहीं आता है, बल्कि राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के अंडर में आता है। और जो भगोड़ा आर्थिक अपराधी एक्ट 2018 ये काफी न्यूज में रहता है ईडी, तो ये पहली स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, तो सभी तीनों वाले पर इसको हटा देते हैं। सेकंड, राजस्व सूचना निर्देशालय सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के उपबंधों को परिवर्तित करता है और राजस्व विभाग मंत्रालय के अंडर में आता है, तो जो राजस्व सूचना निर्देशालय है वो सही है। तीसरी, प्रणाली एवं आंकड़ा सिस्टम एंड प्रबंधन महानिदेशालय बेहतर नीति और कर वंचकों को पकड़ने के लिए अधिकारियों की सहायता के लिए ऐसा डेटा उपयोग करता है और राजस्व विभाग के अंडर में आता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर बी होगा। यानी प्रवर्तन निर्देशालय, राजस्व सूचना निर्देशालय और प्रणाली आंकड़ा सिस्टम, ये तीनों ही राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के अंडर में आते हैं, तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट गलत करके तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये देखिए, ये भी गौण खनिज के बारे में पहले भी पूछा है और विषय राज्य का विषय है, केंद्र का विषय है, तो हम इसे पॉलिटी से कवर करेंगे। बट ये आपको एम लक्ष्मीकांत बुक में नहीं, करंट अफेयर में रहता है ये टॉपिक, वैसे हम इसे कवर करेंगे यहाँ से। पहली स्टेटमेंट यहाँ पे है, भारत में राज्य सरकारों के पास गौण खनिजों के निष्कर्षण के बारे में रियायत देने के लिए नियम बनाने की कोई शक्ति नहीं है, भले ही ऐसे खनिज उनके अपने भूभाग में अवस्थित हो। यानी ये कह रहा है कि राज्यों के पास गौण खनिज के जो नियम है उनके बनाने को लेकर कोई भी शक्ति नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे भारत में केंद्र सरकार के पास प्रासंगिक विधि के अधीन गौण खनिजों को अधिसूचित करने की शक्ति है, तो इसका आंसर डी होगा, क्योंकि सेकंड कथन है वो बिल्कुल सही है और फर्स्ट है वो गलत है। अब आपको इन क्वेश्चन में कथन, दो कथन वाले में ये बेनिफिट होता है कि आपकी बार आपने देखा कि तीन कथन वाले क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मैंने टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आपको कराए थे, तो वैसे ही आपको ये देखना। अब इन क्वेश्चनों में ये बेनिफिट है आपको यहाँ पे कि अगर जैसे आपको पता चल गया कि पहली स्टेटमेंट गलत है, तो आप इसे एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन को। तो ये देखिए, ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो आप, यानी पहली स्टेटमेंट गलत है तो पहली सही नहीं है, किंतु कथन सेकंड सही है, इसका आंसर डी होगा। आप इन क्वेश्चन को उनसे ज्यादा एलिमिनेट कर सकते हो, अगर आपको एक भी स्टेटमेंट पता चल गई कि गलत या सही है, तो आप इनको आंसर निकाल सकते हो। तो ये थे यूपीएससी प्रीलिम्स पॉलिटी और गवर्नेंस से पूछे गए लगभग 15 क्वेश्चन, और यूपीएससी पिछले साल से इस बार 2025 में थोड़े से कम क्वेश्चन है, क्योंकि पिछली बार लगभग 18 क्वेश्चन थे यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के अंदर, और इस बार थोड़े से कम क्वेश्चन थे। लेकिन ये नहीं कह सकते कि इस बार कम क्वेश्चन पूछे गए तो नेक्स्ट टाइम कम आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपसे कुछ, अगर इस बार क्वेश्चन कम पूछे गए तो इसका मतलब ये नहीं कि 2026 के अंदर कम आने वाले हैं आपके। आपको अच्छे से, मैंने जैसे बताया कि आपको मल्टीपल सोर्स को नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक बुक एम लक्ष्मीकांत, और आपको एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना, और प्लस में आपको पीवाईक्यू को ध्रुवतारी की तरह प्रैक्टिस करना है। और टेस्ट सीरीज लगाओ तो उन पर ज्यादा रिलाई मत करो, बट पीवाईक्यू पुराने पेपर को टेस्ट सीरीज की तरह ही फॉलो करो उनको अच्छे। तो ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने पॉलिटी के क्वेश्चन किए, और ये थोड़ी सी लंबी क्लास है, लेकिन इससे आपको बेनिफिट होगा, आपको समझ में आया होगा कि थीम, स्टेटमेंट और कैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब मैंने 10th जो शेड्यूल था वो, या 6th शेड्यूल जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, या 5वीं से, तो वो रिपीटेड टॉपिक है। राष्ट्रपति या संसद से रिपीटेड टॉपिक है, राज्यपाल से पूछे गए, ये रिपीटेड टॉपिक है। एक बार आपके पीवाईक्यू में प्रैक्टिस कर लिए तो उसके बाद आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए, और यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है पॉलिटी और गवर्नेंस, क्योंकि अगर थोड़ा सा लिंकेज करके पढ़ रहे हो आप यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए या स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए, किसी के भी लिए, तो आपको इसमें बेनिफिट होगा।